हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर इनर वर्क से रिलेटेड अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है, सो पर्सनल सवालों के आंसर्स मैं सिर्फ आपको जो आपका पेड पर्सनल काउंसलिंग सेशन होता है उसी में प्रोवाइड करती हूँ। और काउंसलिंग सेशन की जो डिटेल्स हैं, आप कैसे बुक कर सकते हैं, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होती है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आप एक ऐसी ब्लड लाइन में आए हो जहाँ पर जो आपका बोथ मदर एंड फादर के जो पैटर्नल एंड मैटरनल साइड है दोनों ही कर्स्ड हैं, दोनों डीएनए कर्स्ड हैं, सो तब आप हीलिंग कैसे करोगे। तो जिन्होंने भी ये सवाल करा था ना, मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई थी कि मुझे इस पर जब आंसर करना है तो मैं देखो हंसी आ रही तो हंस लेती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। तो कॉमन सी बात है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन मदर एंड फादर दोनों का होता है। इसका क्या मतलब है कि दोनों का डीएनए होता है। और अगर आप कर्स्ड फैमिली में आए हो तो कोई एक ब्लड लाइन कर्स्ड नहीं होगी। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से बता रही हूँ कि या तो आप उसको देखने में असमर्थ हो। अब अगर मैं मटर्नल और पैटर्नल दोनों साइड की बात करूँगी तो दोनों ब्लड लाइन कर्स्ड थी। तो सोचने वाली बात है ना कि जो बेबी पैदा होता है कोई भी है तो उसके अंदर तो दोनों मदर एंड फादर का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों साइड का ब्लड उसमें होता है, तो मिक्स होकर डीएनए बना हुआ है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि आप अब जैसे कि हाँ ठीक है ये सवाल हो सकता है इसलिए आया हो कि आपको जनरली फादर की साइड की चीज़ों को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। ये भारत में बहुत ज़्यादा कॉमन है पैटर्नल साइड को फॉलो करने के लिए। बट ये तो लॉजिकल आंसर है ना कि भाई कंट्रीब्यूशन तो दोनों का होता है, तब जाकर एक बेबी धरती पे आता है। और मैं इसीलिए कहती हूँ अपने दिमाग का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करा करो, स्पेशली हमारी डिवाइन फेमिनिन। एंड अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो दोनों साइड्स है, मैटरनल एंड पैटर्नल साइड है, अगर आप ऐसी किसी ब्लड लाइन में आए हो और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो जहाँ पर आपको पता है या तो एंसेस्ट्रल कर्स है या फिर हेवी जनरेशनल ट्रॉमा है, तो जितने भी वीडियोस मैंने आपसे चैनल पर शेयर करे हैं यहाँ पर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने गाइडेंस प्रोवाइड करी हुई है, चाहे वो आपका एंसेस्टर हीलिंग हो या फिर कोई और जो पर्टिकुलर वर्क है। सो जो एंसेस्ट्री हीलिंग होता है वो आपके इनर वर्क का बेस होता है। अगर आप उसको नहीं करोगे और बाकी चीज़ों को करना शुरू करोगे तो आप स्टक रहने वाले हो, परेशान रहने वाले हो। और जिनका भी ये सवाल है, मैं अभी भी कह सकती हूँ कि अभी भी आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है ना वो बहुत जीरो है। अभी आप सिर्फ करे जा रहे हो जो बताया जा रहा है। सवाल जवाब करा करो अपने आप से। जो मैंने बोला है कि क्वेश्चनिंग क्यों नहीं होती है, मेरे तो इतने सारे सवाल होते हैं, आपके क्यों नहीं होते। खुद से करा करो सवाल, फिर उसको ऑब्जर्व किया करो। तो जब मैंने आपसे एंसेस्टर्स पर वीडियोस शेयर करने शुरू करे, इनिशियल वाला जो वीडियो है जहाँ पर आपको तर्पण प्रोसेस फॉलो करना है, तो जब तर्पण फॉलो होता है तो वहाँ पर आपसे जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, 3 पीढ़ी के नाम पूछे जाते हैं। 3 पीढ़ी के आपके फादर की साइड के और 3 पीढ़ी के आपकी मदर की साइड के। ये तर्पण के प्रोसेस का पार्ट होता है। अगर कोई बिना इसके कर रहा है तो आई हैव नो आइडिया एंड आई वुड नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। बट देन जो इनिशियल जो रियल प्रोसेस है वो प्रोसेस यही है। अब देखो किसी को नहीं पता होता है तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर आपका इंटेंशन और कर्म सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर नहीं पता है तो ऐसा थोड़ी है कि एंसेस्टर हीलिंग नहीं होगी, बट जनरली मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि जब पंडित जी शुरू करते हैं तो उसमें तीनों पीढ़ी के नाम आपसे पूछते हैं और आपको पता होने चाहिए। मुझे पता है जब मैंने ये करना शुरू करा तो मैंने अपने घर पे फ़ोन करके पूछा है, तो वहाँ पे कितने इमीडिएट लोगों को नहीं पता थी, तो फिर मैं जो विलेज में लोग होते हैं वहाँ पर मैं पता करवाती हूँ, सो दैट मुझे था कि मेरे एंड से गलती नहीं होनी चाहिए और चीज़ें जितनी मेरे पास हैं और जितनी मैं कलेक्ट कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन, उसके साथ ही मैं इस पूजा को करवाऊंगी। अब फादर की साइड के तो फादर को पता थे तीनों पीढ़ियों के नाम, लेकिन जो मदर की साइड है ना, तो जब मैं वहाँ पर कॉल करती हूँ, मदर को शायद कुछ याद नहीं था तो कुछ उनके घर पे फ़ोन कर रहा है, तो वहाँ पे कोई एल्डर पर्सन है जो मैस्कुलिन है, तो उनसे एक पीढ़ी और मैंने पूछा होगा तो वो सवाल जवाब करने लगे, अरे ये नहीं करना चाहिए, कहाँ पढ़ती हो तुम, बड़ा फालतू की चीज़ों में पढ़ती हो। एंड व्हाट हु दे आर स्ट्रगलिंग ऑन ऑल लेवल, जिसको कहते हैं ना कि बस घिस घिस के लाइफ चल रही है। तो इनके अब एंसेस्ट्रल कर्स है, इनको मैंने तब भी पहले कहा था कि आप ये करवा लो, जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी तब, उससे पहले। क्योंकि चीज़ें विजिबल होती है ना किस वजह से हो रहा है, तो उन्होंने नहीं करवाया, तो वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही है और होती रहेंगी जब तक नहीं करा जाता है। तो अब जिन्होंने मुझे ये रिप्लाई करा था, जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जो मटर्नल साइड है उस साइड का, तो इनकी लाइफ ऐसा ही है कि जैसे घिस घिस की लाइफ नहीं चलती, बस चल रही है, प्रॉब्लम्स लगी हुई है, कभी फाइनेंसिस पे तो कभी हेल्थ पे, तो ये 2 चीज़ें बहुत रहती हैं उसमें, एक्सट्रीम लेवल पर रहती हैं। और मैं तो कब से देख रही हूँ, छोटी से देख रही हूँ, तो ये चीज़ें अभी भी है और रहेंगी। क्यों? क्योंकि अब देखो इंसान के कर्म बहुत मैटर करते हैं। तो जैसे एंसेस्ट्रल हीलिंग में आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो चीज़ मैंने आपसे पहले भी शेयर करी थी कि एंसेस्ट्रल हीलिंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि
गलत और बुरा इंसान बदल जाएगा, या वो अच्छा हो जाएगा, या सुधर जाएगा, या सुधर जाएगी। ये इस गलत फहमी को अगर पाल कर आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप रोने वाले हो, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कई सारी फेमिनिन्स के ये क्वेश्चन से कि अगर हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करा लें, तो अगर उनके कार्मिक पेरेंट्स हैं जो बहुत ईविल हैं, क्या वो अच्छे हो जाएंगे, क्या वो सुधर जाएंगे? तो मैंने तो तब भी रिप्लाई करा था कि जब आप एंसेस्ट्री हीलिंग कराओ ना, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करवाना कि गलत बुरा इंसान नहीं बदलने वाला है। और जनरली एक अच्छा इंसान, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, वो इसलिए अपनी ज़िंदगी में स्टक रहता है जब अगर उसके किसी तरह के रिश्ते अपने हैं, चाहे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, या लव रिलेशनशिप है, या मैरिज है, या सिबलिंग्स हैं, जहाँ पर उसे पता है कि वो बहुत दुष्ट इंसान है, जेलस इंसान है, या जिस तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करी हो, जहाँ पर आपने कोई गलत काम नहीं करा है। तो अगर जो एक माइंडसेट होता है कि बुरा इंसान सुधरता है, ये माइंडसेट है जो कि जिससे बहुत लोग ऑपरेट करते हैं, और इसे फॉल्स होप का पार्ट कहते हैं। तो ये आपका कार्मिक लेसन है। देखो कितने दिनों में, कितने सालों में और कितने जन्म में आप इससे बाहर आ पाते हो। सो जो तर्पण का प्रोसेस है वो यही है कि जब पूजा हो रही होती है, तो वहाँ पर आपके जो मटर्नल साइड, जो फादर की साइड के 3 पीढ़ी के नाम और जो मदर की साइड के 3 पीढ़ी के नाम, वो बताने होते हैं। उसके बाद में जो प्रॉपर पूजा होती है, जो पंडित जी कराते हैं, वो मुझे इसमें सिर्फ बैठना था एज फेमिनिन फीमेल, जो नहीं अलाउड था, तो मैंने उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। बट ये था कि मैं बैठ सकती हूँ पूजा में, जो चीज़ें मुझसे कराई गई वो मैंने कर दी। बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से कि ये हक लड़कों को दिया गया है। सो जैसा कि तर्पण के टाइम पर कई सारे पंडित आपको बोलेंगे कि ये तो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो मैंने तो सिर्फ जनरली क्वेश्चन पूछा था, मुझे इस बात का पता था, मैंने सुना था इस बात को ना बहुत लोगों से कि लड़कियों को अलाउड नहीं होता है। तो मैंने जब पंडित जी को कॉल करा जो मेरे नोन में थे, तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ लड़कों को करना होता है, लेकिन अगर लड़का नहीं कर सकता है किसी भी रीजन से, या लड़का नहीं है फैमिली में, तो फीमेल करवा सकती है। पंडित जी उनके बिहाफ पर कर देते हैं, प्रॉपर पूजा होती है, और वो वर्क कर गया और वो करता है। तो अब ये जो पंडित जी थे ना, ये बहुत नॉलेजेबल थे, जो प्रॉपर स्टडीज़ होती हैं, जिनका ये पर्टिकुलर फील्ड है, तो इसलिए इन्हें सारी चीज़ें पता थी। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर पंडित को ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि आजकल बहुत नकली लोग भी घूमते हैं। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, 2-4 मंत्र पढ़ लिया, बन गए पंडित, बैठ गए करने। तो जब मैंने पहली बार पूजा कराई थी ना, तो ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद में जैसे कि मैंने 2 बार तर्पण और करवाया, तो ये नहीं कर पाए थे, किसी और से करवाया, तो मुझे इतना मज़ा आता नहीं है। बट ये था कि मुझे गाइडेड था कि मुझे 3 बार ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि जितने भी वीडियोस मैंने शेयर करें कि किसी का नाम लेकर आपको कोई एंसेस्ट्री हीलिंग करनी पड़ेगी, एक भी किसी भी वीडियो में नहीं कहा है। सिर्फ यही तर्पण का प्रोसेस होता है, जहां पर आपसे फैमिली मेंबर्स के नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद जितनी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है, एक भी वीडियो में किसी भी हीलिंग प्रोसेस में मैंने आपसे नहीं कहा है कि आपको किसी और से ये काम करवाना पड़ेगा, जो हीलिंग का है, या फिर किसी का नाम लेकर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा तो किसी वीडियो में नहीं कहा है मैंने आपसे। जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें मदर और फादर दोनों का डीएनए होता है। एक अकेले का डीएनए से तो बच्चा पैदा नहीं होता है, मदर एंड फादर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब आप अपनी डीएनए हीलिंग कर रहे हो, तो डीएनए तो दोनों हील हो रहे हैं, चाहे मदर का साइड का हो या फिर फादर का साइड का हो। और डीएनए हीलिंग आप इसलिए कर रहे हो कि जो पिछली सोल्स है, जो कहीं पर भी अटकी होंगी, किसी भी रेल में, लोअर रेल में, तो वो हील हो जाएंगी, उनको वहाँ से मुक्ति होगी, एंड वो ब्लेस्ड सोल जब बनती है तो उनका सपोर्ट आपको मिलता है। दूसरा, आपके लिए डीएनए हीलिंग क्यों ज़रूरी होती है? चाहे आप मुझे डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं या फिर डिवाइन फेमिनिन, कल को आपकी शादी होगी। देखो, अगर इनर वर्क पूरा करते हो तो शादी फिर डिवाइन काउंटर पार्ट से ही होनी है, उसमें तो फिर वो टेक केयर डिवाइन करते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो आप ऐसे ही अटके रहोगे। हो सकता है 3D मैट्रिक्स की वजह से कि आपके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तो शादी कर ली आपने कहीं पे, फिर ये तो आप ही की प्रॉब्लम है, किसी और की गलती नहीं है इसमें। तो इससे क्या होगा कि जो डीएनए अभी तक आप लेकर चल रहे थे ना, जो भी इश्यूज थे एंसेस्ट्री कर्स की वजह से, या फिर जो जनरेशनल ट्रॉमा है, तो डीएनए के थ्रू, आपके डीएनए के थ्रू अब एक नए बेबी को पास ऑन होंगे। कल को आप शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे। कितने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो मैरिड है, उनके बच्चे हैं। और एंसेस्ट्रल कर्स हीलिंग हो या फिर जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग हो, जो कि डीएनए हीलिंग आप कर रहे हो, इसका सिर्फ आपको तर्पण से कुछ नहीं होता। तर्पण तो एक बेसिक मेन प्रोसेस है, इनिशियल प्रोसेस है, वो आपको करना ही पड़ता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है आपके कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करना। अगर आप उसको नहीं करते हो तो वो पैटर्न्स आपके अंदर हैं, डीएनए के थ्रू हैं, आपके जो आने वाली जनरेशन है उसको पास हो जाएंगे।
सो जब भी आप एंसेस्ट्रल कर्स की हीलिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये पहला जो प्रोसेस है तर्पण का प्रोसेस ये फॉलो करना है। उसके बाद में जो टाइम टू टाइम आपको ऑफरिंग्स करनी है वो मैंने बताई हुई है। एंड आपको ध्यान रखना है कि सारी हीलिंग आपको अपने अंदर करनी है, किसी और को करने के लिए कुछ भी नहीं बोलना है कि आप ये कर लो वो कर लो, किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यही इस जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आपको किसी और को कुछ बोलना ही नहीं होता करने के लिए। अब जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, जब जैसे जिस साल में 2020 में मैंने एंसेस्ट्रल हीलिंग कराई है, जो तर्पण का प्रोसेस फॉलो करा है, उसके नेक्स्ट ईयर मेरे फादर ने खुद से पंडित जी को बुलाकर उस प्रोसेस को फॉलो करा है और तब से अभी तक वो करते आते हैं, हर साल करते हैं। मैंने तो नहीं कहा था उन्हें करने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर 2021 में मुझे ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ सुनने को मिलती है। सो आई वाज सरप्राइज कि जब तक मैंने नहीं करा तब तक इन लोगों ने भी नहीं करा, और जब मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करा है, मेरे थ्रू हुआ है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो हर साल खुद से कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना पड़ता। अब इस एंसेस्ट्रल हीलिंग की करने की वजह से क्या होता है ना, जो फादर का साइड है इधर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा इलनेस लगी रहती थी, जो सिकनेस होती है वो हमेशा लगी रहती थी, और मेरा जो पेट होता था वो तो मैं स्टोरी आपसे शेयर कर ही चुकी हूँ। तो वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो सिर्फ वो तर्पण जो प्रोसेस था वो फॉलो करा, और फॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर से फादर ने इस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया। मेरे घर में सारे ही पूजा पाठी हैं, बट मैं देखती हूँ कि ये एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद से बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर होता है, छोटे से लेके बड़े तक। तो फादर की साइड पे तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैं मटर्नल साइड की बात करूंगी तो अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैंने अपने लेवल पे काम करा, इन्होंने खुद से करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम मटर्नल साइड की बात करेंगे, जहाँ पर जो मदर की साइड है, जो नानी का घर है, वहां पर अभी तक जो पितरों का जो होता है ना इनिशियल प्रोसेस होता है, जो प्रॉपर तर्पण जिसे कहते हैं, वो नहीं करा गया है। तो वहां पर वो चीजें लगी रहती हैं, जो मेडिकल इश्यूज हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो लगे रहते हैं और लगे रहेंगे जब तक वो काम नहीं करते हैं। अब एंसेस्ट्रल हीलिंग का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने कर दिया तो सारे बैठ के बस खाली अब ऐश करेंगे, जितने भी अभी तक यहाँ पे लोग जिंदा बैठे हुए हैं। नहीं भाई, सबके अपने कर्म हैं, और एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल पूजा हर इंसान को करनी ही पड़ती है। सबकी जनरली फैमिलीज होती है ना, तो इसमें तो अगर आप नहीं करोगे तो उसका भुगतान आप करोगे, नहीं तो आपके बच्चे करेंगे। तो नानी की साइड पे क्या होता है ना कि वो जब पितरों का टाइम आता है, श्राद्ध का टाइम, तो उस टाइम पर दान जरूर करती हैं। जो भी चाहे उनको फूड जो दान करना होता है या फिर फूड ऑफरिंग करनी है, वो साल में एक ही बार होता है। तो अब इससे क्या होता है कि चीज़ें आपको झेलनी ज़रूर पड़ती हैं। एंसेस्टर की कोई एक ही दिन के लिए आते हैं आपके घर पे, जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होती है तो जब तक आप धरती पे हो तब तक आपको चाहिए होती है। और इस पर मैं डिटेल में मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप कुल देवी का अगर पूजा कर भी लेते हो तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो बेसिक्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपके लिए आसानी इसी में रहेगी कि आप सिर्फ खुद के ऊपर फॉलो करो, खुद को फोकस करो कि जो तर्पण का प्रोसेस है वो आपको करवाना पड़ेगा। कुलदेवी की पूजा आपको करनी है, आजीवन करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने केस में देखा था, मैं शुरू से बोलती थी पेरेंट्स को ना, दोनों पेरेंट्स को ये करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते थे और करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेक लगते थे। तो लेकिन अब क्या होता है कि जब इन्होंने कभी नहीं करा, इतने टाइम तक नहीं करा है, और जैसे ही मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करा है, अपने आप कर लिया इन लोगों ने, मुझे नहीं बोलना पड़ा। जितने भी कार्मिक पैटर्न्स आप रिकॉग्नाइज करते हो अपनी फैमिली के थ्रू, अपने अंदर रिपीटेड पैटर्न्स के फॉर्म में आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो, उसको ब्रेक करना शुरू कर दो। बस इतना ही है डीएनए हीलिंग में। लेकिन जितने कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल होते हैं, एंसेस्ट्रल जो कर्स के लिए बाकी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी प्रेयर्स एंड रिचुअल्स में, तो इन चीजों में टाइम लगता है। और ये कोई एक दिन का, एक साल का काम नहीं है। मुझे 3.5 साल का टाइम लगता है। आप देखो आपको कितना टाइम लगेगा, वो सिर्फ आप ही बता सकते हो। अब आप इसे कर क्यों पाते हो? अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप डिवाइन चाइल्ड हो, डिवाइन डीएनए है आपके पास में, बहुत सारी डिवाइन पावर्स होती हैं। हो सकता है कि आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो उसे। तो जब आप इन प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करोगे तो ऑब्जर्वेशन पे रहोगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अब अगर किसी के मन में ये सवाल आता है कि वो एक ऐसी फैमिली में आया हुआ है जहां पर उसे सेम पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अगर कभी ब्लड लाइन कर्स रहे तो उसे नॉर्मल इंसान हील कर सकता है। नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो एंसेस्ट्रली कर्स है वो सिर्फ डिवाइन के थ्रू ही हील हो सकता है। और यहाँ पर इस टाइम पे कलयुग में जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है वो है कि डिवाइन चाइल्ड एक बर्थ लेता है फैमिली में, एंड देन इन सारे प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करना पड़ता है। अगर कभी किसी को कुछ और कहानियों के थ्रू पता हो कि हाथ से लाइट निकाली और एंसेस्ट्रली कर्स हील कर दिया, तो वो ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर कोई नॉर्मल इंसान जो मुझे सुन रहा है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है, जहां पर सेम तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं अपनी फैमिली और ब्लड लाइन में,
तो ये तो सबसे पहले आप खुद को देखना, क्या आपके अपने कर्म और इंटेंशन बहुत क्लियर हैं, बहुत साफ हैं, आप छल कपट नहीं करते हो, आप गलत काम नहीं करते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपना जो ये तर्पण का प्रोसेस होता है या फॉलो कर लो एंड अपनी चीज़ों पर ध्यान रखो। पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेंगी, प्लस में जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है वो करनी पड़ती हैं। तो जनरेशनल ट्रॉमा आप ज़रूर हील कर सकते हो। एंसेस्ट्रल कर्स तो सिर्फ डिवाइन चाइल्ड के थ्रू ही हील होता है। तो तर्पण के बाद से एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी कि जो इलनेस बहुत ज़्यादा लगी रहती थी ना फैमिली में, वो जीरो हो गई, वो खत्म हो गई। अब तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई फैमिली में ऐसा होगा भी जो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखता, जो पूजा पाठ नहीं करता, तो उसको आज नहीं तो कल ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। तो जब आप अपनी डीएनए हीलिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप दोनों ब्लड लाइन को क्लियर कर रहे हो। और अब जैसे मेरे केस में देखने को मिलता है कि जो नानी वाला फैमिली है, उन्होंने अभी तक तर्पण प्रोसेस को फॉलो नहीं करा। बट आई हर्ड ना कि वहां पर लोग प्लान कर रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला उन्हें करने करवाने के लिए, अपने आप ही प्लान कर रहे हैं। तो जब एक मेरी तरफ से ये हीलिंग हो चुकी है, पेरेंट्स ने अपने आप कर दी, जो मेरे फादर हैं, एंड उधर कोई ना कोई कर देगा। ये एंटिटीज होती हैं जो गाइडेंस दी जाती है फिर इन्हीं फैमिली मेंबर्स को, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना है। तो इसलिए भी आपको किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना होता है, आप सिर्फ अपना कर्म करो। और ये चीज़ मैंने तब भी शेयर की थी कि जब मैं देखती हूँ कि कार्मिक ट्विन फ्लेम की भी जो ब्लड लाइन है वो कर्स्ड है और वो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। सारे कार्मिक पैटर्न्स में जैसे वो जीता है, उसकी फैमिली है, वो सारे एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक ट्विन फ्लेम है। कार्मिक ट्विन फ्लेम कभी भी एंसेस्ट्रल कर्स की हीलिंग नहीं कर सकता है। इस पर और पर्टिकुलर वीडियो मैंने स्टोरी में शेयर करा, वो आप सुन लेना, जो भी कॉन्वर्सेशन उसके एंसेस्टर से होती है। अब जब मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखती हूँ तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हाईली स्पिरिचुअल हैं चाइल्डहुड से। उनकी फैमिली में सभी स्पिरिचुअल हैं, ज़्यादा फैमिली मेंबर्स नहीं, कुछ आई थिंक 4 ही फैमिली मेंबर्स हैं। तो सारे ही हाईली स्पिरिचुअल हैं, और छोटे से लेके बड़े तक। एंड वहाँ पर कुलदेवी की पूजा, एंसेस्ट्री पूजा सब बहुत अच्छे लेवल पर होती है और वो शुरू से होती है। तो उनकी ब्लड लाइन में कर्स वाला कोई सीन नहीं है, दे आर ब्लेस्ड पीपल। तो अब क्या है कि अगर जैसे अब जब शादी होगी, जब भी होगी, तो वहाँ पर अगर ये होता कि भाई वहाँ पर भी एंसेस्ट्रल कर्स होता, तो अगर होता तो डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप हील कर लेते, जो कि है नहीं। बट बहुत अच्छी बात यह है कि उनकी फैमिली में सारे ही बहुत हाईली स्पिरिचुअल हैं। लेकिन अगर मैं किसी और ट्विन फ्लेम की बात करूंगी कि भाई एक ट्विन फ्लेम है जो डिवाइन फेमिनिन है, उन्होंने एंसेस्ट्रल कर्स को हील नहीं करा या सिर्फ जो तर्पण है उसको फॉलो करा, उसके बाद में बिना कार्मिक पैटर्न्स को, बिना कार्मिक साइकिल को एंड करे वो शादी कर लेती हैं। तो अब क्या होगा कि वो कार्मिक पैटर्न्स तो कंटिन्यू होंगे जब तक उन पर कंट्रोल नहीं लगाया जाता है। साथ के साथ में सेम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स डीएनए के थ्रू जो बच्चा आएगा या होगा, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने अभी तक तो पहले का बैगेज क्लियर नहीं करा और बैगेज बना लिया। तो जो पिछली डीएनए के थ्रू चीज़ें आपको मिली थी, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स के रूप में, तो वो आप में एग्जिस्ट करती हैं और जो अभी लोग यहाँ धरती पर हैं करंट फैमिलीज में, उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर गलत, अब ये जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, गलत चीज़ों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक चॉइस होती है, जिस दिन आप इन चॉइसेस पे कंट्रोल लगा लो, उस दिन से लाइफ आपकी बदल जाएगी। तो जब आप डीएनए हीलिंग कर रहे हो तो आप जो पिछली जनरेशन है उसको क्लियर कर रहे हो। और डीएनए हीलिंग कभी भी सिर्फ जो तर्पण प्रोसेस है उसको फॉलो कर, उससे नहीं होती है। आपको सारे कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स को एंड करना पड़ता है, उन पर कंट्रोल लगाना पड़ता है बहुत सारे। और ये कह लो कि कंप्लीट आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो जब आप फाइनल लेवल का इनोवा कंप्लीट करते हो। तो अब जो लोग यहाँ पर हैं, आप उनको देखो इंडिविजुअल लेवल पे, आपको पता होगा कौन सा इंसान किस तरह का है। तो अगर कोई दुष्ट इंसान है तो वो तो ऐसे ही चलने वाली है उसकी लाइफ, उसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। आपने क्या करा, आपने ब्लड लाइन को क्लियर करा है। तो अब जैसे जब एक ब्लड लाइन क्लियर हो जाती है तो जो पैटर्न्स आपने खत्म करे अपने अंदर, अब जैसे कि वो पास ऑन हो रहे थे ना, ब्लड लाइन टू ब्लड लाइन, ऑलमोस्ट चिल्ड्रंस को पास ऑन होते हुए नजर आते हैं। तो अब आने वाली जनरेशन्स को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसके लिए? आप, जिसने हीलिंग करी है। सो जनरेशनल ट्रॉमा की वजह से बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स होते हैं। जब आप उन्हें एंड करते हो तो जो अभी तक डीएनए के थ्रू पास ऑन हो रहे थे वो पास होने बंद हो जाते हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है। लेकिन एंसेस्ट्रल कर्स की बात करेंगे तो एंसेस्ट्रल कर्स में जब आप जब तक ये नहीं हुआ होता है तब तक जो ईविल एंटिटीज होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, स्पिरिट फॉर्म में टारगेट करती है फैमिली को, और जो बाकी ईविल एंटिटीज एज ह्यूमन बर्थ लेती हैं। ये चलता रहता है साइकिल जब तक कि ये एंसेस्ट्रल हीलिंग हो नहीं जाती है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई जो ईविल एंटिटीज एज यहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्ट करती हैं ब्लड लाइन में, जो भी जिंदा है यहाँ पे इंसानी रूप में जो दिखाई पड़ती हैं, तो वो मर थोड़ी जाएंगी अभी। इसका मतलब ये थोड़ी होता है। अब उनकी अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ है, वो गलत कर्म करते हैं
और इस अपना कर्मफल भुगतते रहते हैं। और जाना एक दिन सभी ने, यहाँ पे परमानेंट तो कोई भी नहीं है, अमर होकर तो कोई नहीं आया, चाहे ट्विन फ्लेम है चाहे नॉर्मल इंसान है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना होता। लेकिन जैसे ही एंसेस्ट्रल हीलिंग हो जाती है, आप सारे कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करते हो, तो ये जो इविल एंटिटीज रीइनकार्नेट कर रही होती है इस ब्लड लाइन में, उनका एंड हो जाता है, फिर वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होती है। एक कॉमन डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि हमें आज में जीना चाहिए, फ्यूचर की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये जो डायलॉग है, ये हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं ना जो और एक्चुअली में देखी जाए तो ये चीज़ें इनकी फैमिली से चलकर आती हैं। जब पेरेंट्स ही नहीं कर रहे हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग, तो बच्चे क्या करेंगे? बहुत कॉमन ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो अब क्या होता है कि कभी आप नज़र उठाकर देख लेना कि जहाँ पर जो स्पिरिट एंटिटीज़ का वो रिमूव करने का काम करते होंगे ना, चाहे तांत्रिक है या फिर कोई और पर्टिकुलर इंसान है, जहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर फीमेल्स मिलेंगी। ये वही है ना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं है। और एक बात बताओ, शुरू से आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी नहीं है, तो इतनी सारा जो डीएनए में चीज़ें आप लेकर आए हो जिस भी रीज़न की वजह से, चाहे फैमिली की वजह से या जो आपने यहाँ पर इकट्ठी करी हैं, तो ये सारी चीज़ें तो इकट्ठी हो रही है ना। और अचानक से जब अब शादी होती है, अब बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई और इश्यूज हो रहे हैं, या फिर एंटिटीज़ का अटैक है, या एंटिटीज़ ने पोजेशन कर रखा हुआ है, तब आप भाग रहे हो इधर उधर। तो ये जो पिछला बैगेज है वो भी तो क्लियर करना पड़ता है। वो एक दिन में थोड़ी क्लियर हो जाएगा। तब लोगों को गलतफहमी हो जाती है, अरे कोई कुछ पकड़ा दे हमें, क्या बोलते हैं, कोई एमुलेट्स वगैरह जिससे सारे काम हो जाएंगे। तो ये गलतफहमी में दुनिया जी रही है, भुगत रहे हैं सब। और ऐसा नहीं है कोई नहीं भुगत रहा है, लेकिन चाहे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आज आप इन चीज़ों को नहीं करते हो, छोड़ रहे हो, तो भुगत तो रही हो ना। फिर जब आप बड़े हो जाते हो, 40-50 साल की एज में आते हो, या और अर्ली एज में इन चीज़ों को भुगतना शुरू करते हो, तो अब पिछला बैगेज भी तो क्लियर करना होता है। अब आप ये सोचो अभी से करना शुरू कर दो तो आपको 2 दिन के अंदर चेंज दिख जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। फीमेल्स को शक्ति स्वरूपा कहा गया है क्योंकि ये होती है। तो अभी आप यहाँ से सोचो, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हो या फिर कोई नॉर्मल फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, तो जनरली जो आपको ये भीड़ लगी हुई नजर आएगी ना, जिनके ऊपर एंटिटीज का पोजेशन होता है, बहुत सारी ऐसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि किसी एंटिटी ने इन्हें पोजेस करा हुआ है, चाहे किसी भी एज में। कई बार यंग एज की फीमेल्स होती हैं, कई बार मैरिड हैं, काफ़ी एजड भी हैं। तो आपको समझना होगा कि फीमेल के पास में सारी पावर्स होती है खुद को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने की। लेकिन जब आपने स्पिरिचुअल वर्क करा ही नहीं और जब आप बैगेज क्रिएट कर लिया है, तो फिर वो आपके बस की बात थोड़ी रह गई है, फिर तो आपको भटकना ही पड़ेगा। ये वही फीमेल्स हैं जो शुरू से पूजा पाठ नहीं करती है, शुरू से इनकी लाइफ में लूज बाउंड्रीज रही हैं। एनर्जी शेयरिंग की जब बात होती है, जिसमें आपका घर बहुत मैटर करता है और फिर आपकी अपनी इंडिविजुअल बॉडी, तो एनर्जी शेयरिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप एंसेस्ट्रल कर्स की हीलिंग कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज जब तक आप सेट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। ये आपको सिर्फ एंसेस्ट्रल हीलिंग, जो एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, जो डीएनए हीलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपको अपनी लाइफ में लगानी पड़ेंगी। और ये इसका रीज़न एकमात्र आपका डिवाइन चाइल्ड होने की वजह से है। कई सारी फीमेल्स को देखा जिनका ना बहुत कॉमन सुनने को मिलता है कि इनकी शादियां नहीं हो रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, तो अब ये इधर उधर भटक रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, किसी ने कोई रेमेडी बता रखी है वो कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, साल भर हो गया है। तो इनका क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे कि मैंने कहा था कि 9 प्लैनेट्स का ध्यान तो आपको रखना पड़ता है। 9 प्लैनेट्स के अलावा बाकी सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी ही पड़ती हैं। इसके पीछे फीमेल्स के साथ में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इस पर कभी डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी मैं। तो फीमेल्स करती नहीं है, चाहे मॉडर्नाइजेशन के नाम पर छोड़ी हुई है चीज़ें, या कोई और रीज़न है कि बाई चॉइस छोड़ी हुई है। तो इन चीज़ों के जो आपको कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। कभी फिजिकल जो आपकी हेल्थ होती है उसके रूप में, कभी फाइनेंसिस के रूप में, कभी रिलेशनशिप के रूप में। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो मस्ट होती हैं, फिर चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सभी के लिए मैंडेटरी होती हैं। और अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिन्हें देखा मैंने बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सेल्फिश हैं और ईगोइस्टिक हैं, गलत कर्म है, जेलसी बहुत ज़्यादा है, अपनों से भी बाहर वालों से भी। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल पर पूजा पाठ, रेमेडीज, रिचुअल्स में इन्वॉल्व होते हैं, और इनकी लाइफ में जो इनका चाहे जेलसी की वजह से कर्मफल इन्हें मिल रहा है या किसी और गलत कर्म की वजह से, तो वो इनकी लाइफ में इश्यूज लगे रहते हैं। तो अब अगर आपका ध्यान किसी ऐसे इंसान पर जाता है कि वो तो बहुत पूजा पाठी है, ये सब करते हैं वो करते हैं, फिर भी वहाँ पे इश्यूज लगे हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि आप पहचानने में असमर्थ हो। आपको दिखाई नहीं, या तो आप उसके कर्म को नहीं देख पा रहे हो, या तो फिर आप इस चीज को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं हो कि कर्मफल लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब गलत
कैटेगरी में दो लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोनों ही पूजा पाठी हैं, और अब गलत कैटेगरी में क्या है, जिसके गलत कर्म है, जो जेलस है, तो वो उसमें दो कैटेगरीज कौन सी है? एक तो जो अफरेंटली लोगों को बता देता है कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन है, वहां पर आपको पता है कि वो इंसान पूजा पाठ भी करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है। इसी में दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो पूजा पाठी भी है, लेकिन उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है, अंदर जिंदगी में तांडव मचा हुआ, लेकिन सरफेस पे वो दुनिया को ये बताता फिरता है, बताती फिरती है उसकी लाइफ में तो बहुत अमेजिंग चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, बहुत खुश है। तो सरफेस पे जिसको एक्टिंग करना, ड्रामा करना होता है, ये दोनों कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो अब अगर जब तक आपकी हीलिंग नहीं हुई होती है, डीएनए हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप सिर्फ खुद के ऊपर फोकस रहो, दूसरों की लाइफ में बिल्कुल भी मत झांको। जब आपकी पूरी हीलिंग हो जाए, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, तो एक ना एक दिन ऐसा टाइम जरूर आएगा जहां पर आपको इन एंड आउट चीजें दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो जितना आप दूसरों की लाइफ में फोकस नहीं करते हो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहते हो, उतना आपका एनर्जी शेयरिंग बैलेंस में रहता है कि आपको अगर दूसरों की लाइफ में फोकस नहीं हो तो आपका एनर्जी शेयरिंग उनसे हो ही नहीं रहा है। और इस प्रोसेस को फॉलो करके अगर आप अपना डीएनए हीलिंग करोगे, कर्स हीलिंग करोगे, तो आपका काफी एनर्जी लेवल पे बहुत बेनिफिट होता है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।